हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेट क्लास। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे बाल विकास और बाल विकास में देखने वाले हैं शिक्षण के सूत्र, यानी कि शिक्षण सूत्र और शिक्षण सूत्र का अर्थ, यानी कि जब हम बच्चों को एजुकेशन देते हैं तो किस शिक्षण सूत्र को किस तरीके से यूज़ करते हैं ये। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं शिक्षण सूत्र का क्या अर्थ है, यानी कि शिक्षण सूत्र क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। कमेनियस एवं हर्बर्ट स्पेंस ने अपने अनुभवों के आधार पर शिक्षण के कुछ सामान्य नियम निर्धारित किए थे, जिन्हें बाद में शिक्षण सूत्रों के नाम से जाने लगा। यानी कि बच्चों को जब आप एजुकेशन देते हैं तो उन्होंने नियम लगाए थे, बताए थे कि ऐसे होना चाहिए, और ये आगे चल के शिक्षण सूत्र के नाम से जाने लगे। आगे दिया है यहाँ पर, कक्षा में प्रत्येक विषय शिक्षक के सामने महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, यानी कि हर एक विषय का जो अध्यापक होता है उनके सामने महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। वो क्या प्रश्न होते हैं ये देखिए। मूल पाठ का प्रारंभ कैसे किया जाए। अगला है, शिक्षण कब और किस क्रम में किया जाए। बच्चों का ध्यान कैसे आकर्षित किया जाए। पाठ व विषय में उनकी रुचि कैसे उत्पन्न की जाए, और शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग कब, कैसे और कहाँ किया जाए। यानी कि ये वो प्रश्न है जिसके अकॉर्डिंग टीचर को एजुकेशन देनी होती है बच्चों को, जो बच्चे ऑब्जर्व कर ले, सोच सके, समझ सके। ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए शिक्षण सूत्र आए हैं। इन शिक्षण सूत्रों को अब हम देखते हैं, एक एक करके इन्हें देखेंगे और इनके डेफिनेशन को, यानी कि किस प्रकार से यूज होते हैं स्किल में, इनको देखेंगे। तो यहाँ देखिए, हम शिक्षण सूत्रों की बात करें तो शिक्षण सूत्र कुल 11 हैं, जिसमें से पहला देखिए दिया है सरल से जटिल की ओर। प्रश्न कैसे आएगा, आपसे पूछा जाएगा, आपको उदाहरण दिए रहे होंगे। उदाहरण का मतलब जो आंसर है वो 4 आंसर उदाहरण के रूप में ही होंगे आपके सामने, और आपको ये चुनना होगा कि ये कौन से सूत्र पर आधारित है। पहले देखते हैं सरल से जटिल की ओर। इस सूत्र का आशय यह है कि छात्रों को पहले सरल फिर जटिल बातों की जानकारी दी जाए, जिससे पाठ व विषय में उनकी रुचि व ध्यान लगा रहे। हालांकि ये तो इतना इजी है कि आप समझ रहे होंगे कि पहले कोई भी एजुकेशन, किसी भी वर्ग की एजुकेशन देनी हो तो आप पहले सरल तरीका लेंगे, फिर उसके बाद उसको धीरे धीरे टफ में लेते चले जाएंगे। अगला है ज्ञात से अज्ञात की ओर। इसका मतलब है कि जो चीज़ें बच्चा जानता है उसके हिसाब से आप उसी लय को पकड़ते हुए वहाँ तक जाएंगे जो बच्चा नहीं जानता है, जिसकी जानकारी उसे नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका ज्ञात से अज्ञात की खोज। ठीक है, अगला देखिए, तीसरा है स्थूल से सूक्ष्म की ओर, या फिर इसे दूसरा नाम ये भी दिया गया है कि मूर्त से अमूर्त की ओर। देखिए, मूर्त क्या है, जो सामने है, जिसे हम छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, तो ये क्या है, मूर्त है, यानी कि स्थूल है। तो इससे आप अमूर्त की ओर चलेंगे, जो हम देख नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, छू नहीं सकते, एक ऐसी चीज़ों के बारे में एजुकेशन देंगे। दिया है बच्चों के शारीरिक विकास के साथ साथ उनका मानसिक विकास भी होता है। शैशवावस्था में वह सूक्ष्म और अमूर्त वस्तुओं के बारे में नहीं जानता, परंतु स्थूल और अमूर्त पदार्थों को सरलता से जान लेता है। आयु बढ़ने के साथ साथ उसमें सूक्ष्म भावों, तथ्यों, वस्तुओं को समझने की क्षमता का विकास होता है, और इसी विकास क्रम में आप अमूर्त वस्तुओं की ओर क्रमशः आगे बढ़ेंगे। अगला है पूर्ण से अंश की ओर। यहाँ देखिए, जब कोई एजुकेशन देनी होती है तो पहले आप पूर्ण चीज़ की जानकारी देंगे, उसके बाद उस पर आधारित जो अन्य, क्योंकि देखिए अपने आप में जो चीज़ पूर्ण है ना, वो भी कई चीज़ों से मिलकर बनी होती है। जैसे आप कंप्यूटर की एजुकेशन देते हैं तो बच्चा जब कंप्यूटर पढ़ता है तो वो कंप्यूटर को तो सब जानते हैं, लेकिन कंप्यूटर किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, जैसे सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, प्रिंटर वगैरह सब जुड़कर एक कंप्यूटर का निर्माण करते हैं, तो आप उनको अलग अलग पढ़ाएंगे। यानी कि पहले तो कंप्यूटर को बताएंगे, फिर उनके अंश को, यानी कि सीपीयू, मॉनिटर, आपका ये सब जो है इनको पढ़ाएंगे। तो ये आपका कहलाता है पूर्ण से अंश की ओर। अगला आ जाता है अनिश्चित से निश्चित की ओर। देखिए, जब बच्चों को हम पढ़ाते हैं तो हम जब कोई वर्ड बोलते हैं, कोई एग्जाम्पल देते हैं, तो बच्चा उसकी छवि बनाता है। उस चीज़ को उसने देखा नहीं। जैसे हम जम्मू कश्मीर की या पर्वतीय इलाकों के पेड़ों की बात कराएं कि ये कहते हैं कि वो शंक्वाकार होते हैं, तो बच्चा इस चीज़ को लेकर एक छवि बना लेता है, लेकिन उसने देखा नहीं है, इसलिए वो अनिश्चित होता है। उसके अंदर वो निश्चितता नहीं होती उस चीज़ को लेकर। प्रश्न भी इस तरह के दिमाग में बनते हैं और छवियाँ भी बनती हैं। तो अध्यापक को चाहिए कि वो अब उसमें निश्चितता लाए। कैसे? अब देखिए, जो उसके दिमाग में शंकु शब्द था जिसको लेकर वो पेड़ की छवि बना रहा था, अब क्या करेगी टीचर उसे चित्रों के माध्यम से या फिर भौगोलिक कहीं ले जाकर उसे उसका मॉडल पेश करे, तो ये किस में आ जाते हैं, निश्चितता उसके अंदर बच्चे में ला देती है, जो अभी तक अनिश्चित था। तो ये हो गया आपका अनिश्चित से निश्चित की ओर। अगला आ जाता है, छठा है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। प्रत्यक्ष में से होता है जो सामने है,
और सामने का मतलब ये नहीं होता जो से हम देख सकते हैं, कुछ बातें होती हैं जिन्हें हम महसूस करते हैं, क्योंकि ये चीज़ें देखने वाली नहीं होती। जो प्रत्यक्ष हैं उन चीज़ों को तो बच्चा बहुत जल्दी जानता है, समझता है, देखता है। लेकिन अब क्या है, अप्रत्यक्ष की ओर चलना। अब उस बातों से जुड़ी हुई हम उन बातों को ले जाएंगे जो अप्रत्यक्ष है, जो दिखाई नहीं देती, जो उसके सोचने पर डिपेंड करती है। इस सूत्र के अनुसार छात्रों को सबसे पहले उसके द्वारा देखी गई वस्तुओं के बारे में बताना चाहिए, तत्पश्चात उन वस्तुओं के बारे में जिन्हें वो नहीं देखता। जिन चीज़ों को उन्हें देख रखा है उसी से अटैचिंग हम उन चीज़ों को दिखाएंगे जो उसने नहीं देख रखा है। अगला आ जाता है हमारा 7वां, विशिष्ट से सामान्य की ओर। यहाँ पे थोड़ा सा भ्रम हो जाता है कि विशिष्ट से सामान्य की ओर क्या है। देखिए, जब बच्चों को हम एजुकेशन देते हैं, समझाते हैं, तो उसके बाद एग्जाम्पल देते हैं। ये एग्जाम्पल उनके लिए काफ़ी अच्छा होता है और पूरे जो आपने अभी उनको डेफिनेशन दी है, जो समझाया है, वो उसका निचोड़ सा निकल आता है। तो यहाँ पे आप करेंगे विशिष्ट से सामान्य की ओर में। पहले आप जैसे कि संज्ञा सर्वनाम आपको पढ़ाना है, संज्ञा सर्वनाम पढ़ा रहे हैं, तो आप पहले बच्चों को उदाहरण दीजिए, जैसे राम, श्याम, घनश्याम, वह। तो ये आप जब एग्जाम्पल देंगे ना, उन उदाहरणों के माध्यम से आप उनसे खुद कहिए कि ये कैसे हुआ। मतलब कि आप संज्ञा पढ़ा रहे हैं और आपने राम कहा, वह कहा, और इनको आप डिवाइड करना है बहुत सारे वर्ड देकर, तो आप कहीं ना कहीं वो खुद का डेफिनेशन निकालेगा अब इन वर्डों को लेकर और संज्ञा शब्द को लेकर। तो उनके अंदर वो सामान्य दिमाग में घुसेगा, जिसकी ये विशिष्ट है अपने आप में, लेकिन अब सामान्य जानकारी उनके अंदर स्वतः ही विकसित होगी कि ये ऐसे कैसे हुआ है। तो ये हो गया आपका विशिष्ट से सामान्य की ओर। अगला देखिए, अगला है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। विश्लेषण बालक को किसी बात को भली प्रकार समझने में सहायता करता है, तो वहीं संश्लेषण उस बात को निश्चित करता है, यानी कि जैसे हम उदाहरण करते हैं तो वो ज्ञान उसके अंदर निश्चित रूप पे हो जाता है। और कहा जा रहा है कि इस सूत्र के अनुसार किसी घटना या तथ्य की जानकारी पहले समग्र रूप में कराकर फिर उसके विविध भागों को व्याख्या पर विश्लेषण द्वारा स्पष्ट किया जाना चाहिए। तत्पश्चात उन भागों या खंडों को आपस में जोड़कर पुनः फिर उस बेस पर जानकारी देनी चाहिए। जैसे देखिए, वहाँ उदाहरण भी मैंने इसका लिया है छात्रों को पहले उत्तर प्रदेश की विभिन्न जिलों की जानकारी अगर देना है तो आप पहले उत्तर प्रदेश की जानकारी देंगे, फिर उसके जो विभिन्न जिले हैं उनकी जानकारी देंगे। लेकिन अब इन विभिन्न जिलों को जोड़कर आप पुनः फिर उत्तर प्रदेश पे आ जाएंगे और इसकी फिर एक जो मिली जुली एजुकेशन होती है वो देंगे, जिससे बच्चे में ये जानकारी विकसित होगी। अगला देखिए, 9वां है मनोवैज्ञानिक क्रम से तर्क संगत की ओर। देखिए, यहाँ पे शिक्षा में बाल मनोविज्ञान के महत्व के कारण यह माना जाता है कि बालक की शिक्षा उसकी रुचियों, रुझानों, क्षमताओं और जिज्ञासाओं के अनुसार प्रदान की जानी चाहिए। अगर बच्चे की रुचि नहीं है, जिज्ञासा नहीं है, उस चीज़ को समझने की एज नहीं है, तो आप उसे एजुकेशन दे के भी न के बराबर ही समझे, क्योंकि वो चीज़ को समझ नहीं पाएगा। तो यहाँ कहा जा रहा है कि उसे विषय के तार्किक और क्रमबद्ध ज्ञान प्रदान किया जाए, जिससे उसकी रुचि व ध्यान पाठ के विषय में बना रहे। तो ये हो गया आपका मनोवैज्ञानिक क्रम से तर्क संगत क्रम की ओर। 10वां है अनुभव से युक्ति युक्त की ओर। देखिए, कुछ चीज़ें अनुभवी होती हैं, जैसे बच्चा दिन और रात देख रहा है, वो उसका अनुभव है। सुबह को ठंड होती है, शाम को गर्मी होती है, ये उसका अनुभव। इस अनुभव के आधार पर आप समझाएंगे कि ये ठंड और गर्मी क्यों होती है और दिन और रात क्यों होते हैं। तो यह एक युक्ति युक्त स्थिति बनेगी और बच्चा इस चीज़ को जल्दी ऑब्जर्व करेगा। आपका 11वां आ जाता है और अंतिम है प्रकृति का अनुकरण। बालकों की प्रकृति के अनुसार शिक्षा दी जाए और प्राकृतिक वातावरण में शिक्षा हो। भाषा सिखाने के प्राकृतिक वातावरण एवं बालक के स्वभाव का विशेष महत्व होना है कि प्रकृति कहीं न बालों को इफेक्ट करती है और उसी के हिसाब से उन्हें एजुकेशन देनी चाहिए। ये तो हुए आपके शिक्षण सूत्र। अब देखिए, ये जो शिक्षण सूत्र हैं हम विधियों के अंतर्गत यूज़ करते हैं, यानी कि कौन सी विधि में हम कौन से सूत्र को यूज़ करते हैं, जिसे हम अगली वीडियो में देखेंगे, जिसमें हम आगमन विधि, निगमन विधि, प्रश्नोत्तरी और सुकरात जैसे जो विधियां हैं इनको देखेंगे और इनके जो जनक हैं इनके बारे में भी जानेंगे। तो फिलहाल के लिए केवल इतना। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।